वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का हॉरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस है बुक का नाम, और सेक्शन है हिस्ट्री जिसका चैप्टर है 7 और चैप्टर का नाम है इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। चलिए, इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, स्टार्ट कर चुके हैं हम टिक द करेक्ट ऑप्शन यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, English textile industry began to develop on the basis of new and advanced technology in इंग्लिश जो टेक्सटाइल कपड़ा इंडस्ट्रीज थी वो बिगिन हुई थी, शुरुआत हुई थी उनकी डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी। नई एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आए थे वो किस ईयर है ना, किस में, 19th सेंचुरी में, 18th में या 20th सेंचुरी। राइट आंसर है 19th सेंचुरी में। आफ्टर द ईयर 1850 ए लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल वाज इन्वेस्टेड इन 1850 के बाद एक बड़ा अमाउंट ब्रिटिश कैपिटल का इन्वेस्ट किया गया था रेलवे में, रोडवेज में, एयरवेज में। राइट आंसर है रेलवेज में। नेक्स्ट, द इंपीरियल डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश। ये क्रिएट किया गया था इंपीरियल डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का एंड इंडस्ट्रीज। कब क्रिएट किया गया था भाई, है ना, किस गवर्नमेंट के द्वारा? तो देखो भाई, ये 1908 ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1908 में या 1905 में, 1907 में। राइट आंसर है 1905। स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी मूवमेंट जो था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी। एंड द अदर इंडियन लीडर्स अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द ईयर। और अदर लीडर जो थे क्या थे, विरोध में थे किसके, पार्टीशन ऑफ बंगाल के। क्या ये सही बात है? तो भाई किस ईयर की बात हो रही है, 1904 की, 1905 की, 1906 की? राइट आंसर है 1905 की। द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे नाउ मुंबई वाज एस्टेब्लिश। पहली कॉटन मिल लगाई गई थी मुंबई में, कहाँ पे, है ना? तो ये थे काउसजी नोम्बे एंड जॉर्ज एक्लैंड या नन। तो राइट आंसर है काउजी नोम्बे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो इन्होंने सबसे पहली कॉटन मिल लगाई थी। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनीज रोल इन इंडिया वाज दैट ऑफ ए ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन फ्रॉम डॉट 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 टू डॉट। फिल इन द ब्लैंक, यानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका रोल इन इंडिया में था दैट ऑफ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की तरह। फ्रॉम कब से कब तक भाई? तो राइट आंसर है 1600 से लेकर 1757 तक। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, द ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रूव डिजास्टर्स फॉर इंडियन। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रूव हुई थी डिजास्टरस, यानी बहुत ज़्यादा हार्मफुल प्रूव हुई थी। किसकी बात कर रहे हैं? कॉमर्शियल पॉलिसी के रेस्पेक्ट में बात करें तो द फेमिनी Commission of 1880 and 901 emphasized the need, fill in the blanks, India for the tackling the problem of recurrent famines। तो ये राइट आंसर बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी वहां पे। द फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा स्टार्ट किए गए थे? इन, और शायद यहाँ पे ईयर पूछ रहा है आपसे, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा मिस्टर जॉर्ज एंड एक्लैंड। मिस्टर जॉर्ज एक्लैंड और 1850 में इन्होंने शुरू की थी। द टी प्लांटेशन इन इंडिया वर डेवलप फर्स्ट इन, टी प्लांटेशन जो था बेटा इंडिया में जो फर्स्ट डेवलप किया गया था कहाँ पे एंड कहाँ पे? चलिए, कौन सा वो था स्टेट थे? तो बंगाल थे एंड असम थे। ट्रू फॉल क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट लुक्ड अपॉन ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ चीफ ऑब्स्टेकल इन द फुलफिलमेंट ऑफ देयर ड्रीम। जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कैपिटलिस्ट थे, वो देख रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को उनकी सबसे बड़ी रुकावट के तौर पर इन द फुलफिलमेंट ऑफ देयर ड्रीम। उनके ड्रीम पूरे नहीं हो पा रहे थे। क्या सही बात है? यस, ट्रू। आफ्टर 1850 ए लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल वाज इन्वेस्टेड इन रेलवे। 1850 के बाद एक लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था ब्रिटिश कैपिटल का रेलवे में। क्या सही बात है? यस, इट्स ट्रू। द रेलवे फ्रेट वाज वेरी हाई फॉर लोकेशन नियर टू द पोर्ट्स। पोर्ट्स के नियर जो भी मतलब कि स्टेशन टाइप के हुआ करते थे वहाँ पे उनके लिए जो फ्रेट्स हुआ करते थे, ठीक है, तो वो कह रहा है कि रेलवे फ्रेट वाज वेरी हाई, उनके लिए बहुत ज़्यादा हाई किराया हुआ करता था माल ढोने के लिए, तो पोर्ट्स के आसपास जो एरिया थे। क्या ये सही बात है? इट्स ट्रू। जमशेदजी टाटा सेट अप द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन 1911। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन स्टील कंपनी 1911 में स्थापित की थी। यस, इट्स ट्रू। टेक्सटाइल्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। टेक्सटाइल एक इम्पोर्टेंट पार्ट था हमारे इंडियन सिविलाइजेशन का फॉर द लीस्ट 5000 ईयर्स, है ना, लगभग 5000 साल तक कम से कम। क्या सही बात है? यस, इट्स ट्रू। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेजर क्राफ्ट्स प्रीवेलेंट इन इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश। वो कह रहा है कि 5 मेजर क्राफ्ट बताइए जो कि इंडिया में प्रेवलेंट थे, यानी बहुत बोलवाला था इनका
यानी कि ब्रिटिश के आने से पहले। तो आंसर है मेटल क्राफ्ट वाज द मेजर क्राफ्ट दैट प्रिवेलेंट इन इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, तो उन्होंने नाम पूछा था उससे आपका, है ना, तो क्या नाम बताया हमने, मेटल क्राफ्ट के बारे में बताया। वाई द इंडियन रूलर्स टॉलरेटेड एंड एनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनीज फैक्ट्री इन इंडिया। तो इंडिया के जो रूलर थे उन्होंने क्यों बर्दाश्त किया और क्यों इसको प्रमोट किया, एस्टेब्लिशमेंट होने दिया कंपनी की फैक्ट्रीज का भारत में। आंसर जानने की कोशिश करें। द ईस्ट इंडिया कंपनी रोल इन इंडिया वाज दैट ऑफ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल केवल, है ना, ट्रेडिंग बिजनेस एक पार्टनर का कॉर्पोरेशन का था 1600 to 1757 तक। इट ब्रॉट गुड्स और प्रीशियस मेटल इनटू इंडिया। ये चीज़ें लेके आए, प्रीशियस मेटल लेके आए इंडिया में, एंड एक्सचेंज दैम फॉर इंडियन गुड्स, और उसके बदले में इंडियन गुड्स यहाँ से लेके जाने लगे। कौन कौन सी, लाइक टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस विच इज सोल्ड अब्रॉड, जो कि विदेशों में बेचे जाते थे। इट्स प्रॉफिट केम प्राइमरली फ्रॉम द सेल ऑफ इंडियन गुड्स अब्रॉड, है ना, तो इनका जो प्रॉफिट था ये मेजरली वहाँ पे इंडियन गुड्स जो बेचा करते थे, है ना, उससे आया करता था। इट इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स एंड दस एनकरेज देयर प्रोडक्शन, यानी इसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन गुड्स बाहर विदेशों में बिकने लगी, तो क्या हुआ, इससे प्रोडक्शन को क्या मिला, एनकरेजमेंट मिला। नेक्स्ट, who put pressure on British government to restrict and prohibit the sale of Indian goods in England। किसने प्रेशर डाला, प्रोहिबिट रुकवा दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया इंडियन, है ना, जो प्रोडक्ट थे उनकी सेल को विदेशों में। द ब्रिटिश बिजनेसमैन, ट्रेडर एंड मर्चेंट्स, इन्होंने रुकवा दिया भाई। When did the British industrial capitalists finally succeed in abolishing the East Indian Company's monopoly of Indian trade? अब ये कह रहे हैं कि भाई देखो, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट कब फाइनली, कब सक्सीड कर गए, कब कामयाब हो गए अबोलिशिंग द ईस्ट इंडियन कंपनीज। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको खत्म करने में कब ये लोग कामयाब हो गए इंडियन ट्रेड के नजरिए से देखें तो। चलिए जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बेटा 1813 में। कब हुआ ऐसा, 1813 में ऐसा हो चुका था। वाई वाज स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड बाय द इंडियन लीडर्स। इंडियन लीडर्स के द्वारा स्वदेशी मूवमेंट को क्यों स्टार्ट किया गया था, राइट आंसर जानते हैं। इट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ में स्टार्ट किया गया था। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यहाँ पे जानते हैं। राइट ए नोट ऑन द रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ विलेजेस, इंडस्ट्रीज एंड टाउन्स क्राफ्ट इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत में क्या हो चुका था, हमारा डिक्लाइन हुआ था, क्या ब्लेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो गई थी, टाउन क्राफ्ट डिक्लाइन हो गया ब्रिटिश टाइम में, तो ऐसा क्यों हुआ। डिक्लाइन ऑफ ब्लेज इंडस्ट्रीज एंड टाउन, है ना, कैसे हुआ भाई, हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में बात करते हैं। दीज वर द प्रिंसिपल मेजर्स टेकन बाय द ब्रिटिश टू ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेजर रोल भी प्ले किया गया ब्रिटिश के द्वारा ताकि ये कोलैप्स हो जाए हमारे हैंडीक्राफ्ट्स। द फोर्सिंग ऑफ ब्रिटिश फ्री ट्रेड ऑन इंडिया, फोर्सिंग कर रहे थे ब्रिटिश फ्री ट्रेड, यानी फ्री ट्रेड हो यहाँ पे इंडिया से। इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन गुड्स इन इंग्लैंड, है ना, इंडियन जो गुड्स थी उन पर ज़्यादा ड्यूटी लगाते, यानी टैक्सेस वगैरह उन पर बढ़ा दिए थे ताकि भाई ज़्यादा होंगे तो लोग खरीद नहीं पाएंगे। द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट जो हो रहा था रॉ प्रोडक्ट का फ्रॉम इंडिया से हो रहा था, यानी वो कच्चा माल ले जाके वहीं पे सारी चीज़ें बना रहे थे, यहाँ पे नहीं बना रहे थे। द ट्रांजिट एंड कस्टम ड्यूटीज, ट्रांजिट और कस्टम ड्यूटीज उन पर लगा दी गई थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट, ग्रांटिंग स्पेशल प्रिविलेज टू द ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिश को ज़्यादा प्रिविलेज दी जा रही थी भारत में। बिल्डिंग रेलवे इन इंडिया, इंडिया में रेलवे बनना था उस समय। कंपेलिंग इंडियन आर्टिसन टू डेवल्स देयर ट्रेड सीक्रेट्स, यानी कि वो कंपेल कर रहे थे इंडियन आर्टिसंस को टू डेवल्स देयर ट्रेड सीक्रेट, उनके ट्रेड सीक्रेट्स रिवील करने के लिए और उनका वो फ़ायदा उठा पाएँ। होल्डिंग ऑफ द एग्जीबिशन, एग्जीबिशंस होल्ड की जा रही थी काफ़ी। हाउ डिड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटिश कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म ब्रिटेन्स इकोनॉमी एंड इट्स इकोनॉमिक रिलेशन विद इंडिया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई देखो, हाउ डिड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, किस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म, ब्रिटेन को कंप्लीटली बदल दिया, ब्रिटेन्स इकोनॉमी, ब्रिटेन की इकोनॉमी को, एंड इट्स इकोनॉमिक रिलेशन विद इंडिया, इकोनॉमिक रिलेशन भारत में भी बदल चुके थे। जानते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एन एंटायरली न्यू क्लास ऑफ सोसाइटी, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ हमारे समाज की सोसाइटी की, मतलब इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लास ऑफ सोसाइटी, द इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट वाज बोर्न इन ब्रिटेन। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट बॉर्न हुए वहाँ पे, बॉर्न मतलब पैदा तो पहले ही हुए थे, ये बन चुके थे, अब ये लोग है ना। द न्यू क्लास ऑफ सोसाइटी, द इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट ऑन द फैक्ट्रीज एंड वर्कर ऑन डेली बेसिस। तो इन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्रीज ली हुई थी, कैपिटलिस्ट थे, ठीक है, फैक्ट्रीज चल रही थी इन लोगों की, वर्कर्स काम कर रहे थे डेली, इनके डेली बेसिस मतलब डेली उनको मजदूरी मिला करती थी। द राइज ऑफ दीज न्यू पावरफुल क्लासेज, ये तरह से
पावरफुल क्लास जनरेट हुई, हैड एन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश इकोनॉमी, रिलेशंस विद इंडिया। तो इसकी वजह से बहुत भारी प्रभाव पड़ा ब्रिटिश इकोनॉमी पे, है ना, ब्रिटिश इकोनॉमी का हमारे भारत पर भी। एज दिस क्लास ग्रो इन नंबर, ये है ना क्लास जो थी, ये जो समाज था बढ़ता जा रहा था नंबर में, क्वांटिटी में, स्ट्रेंथ में भी, एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इनका बढ़ता जा रहा था। इट बिगेन टू अटैक द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी, ये इन्होंने शुरू कर दिया था, है ना, कंपनी की, यानी कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को अब ये अटैक करना चाहते थे। दे लुक्ड अपॉन द ईस्ट इंडियन कंपनी टू द चीफ ऑब्स्टेकल इन द फुलफिलमेंट ऑफ देयर ड्रीम्स, ये मेन सोर्स माना करते थे या मेन रुकावट माना करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने ड्रीम फुलफिल करने के लिए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड और अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया ऑफ इंडिया, ठीक है, नाउ फॉलोड ए पॉलिसी, इन्होंने पॉलिसी एक फॉलो की फ्री ट्रेड की, फ्री ट्रेड होगा भाई, किसी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, रुकावट नहीं है ब्रिटिश गुड्स के लिए। इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर एक्सपोर्ट टू वर्ल्ड मार्केट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए एक्सपोर्ट हो चुके थे, यानी पूरे विश्व में भी बिकने लगे थे। व्हाट वर द रीजंस ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो स्लो थी, उसके क्या कारण थे भाई, चलिए जानते हैं। नॉट गिवन प्रॉपर प्रोटेक्शन, प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दी गई थी, किसको भाई, देख जानते हैं। द इंडस्ट्रीज वर नॉट गिवन प्रॉपर प्रोटेक्शन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटिश, है ना, इंडस्ट्रीज को प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दी गई थी। डिस्करेजमेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, डिस्करेजमेंट हुआ इनका कैसे, ओनली दोज इंडस्ट्रीज इन विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट पुट देयर ऑन कैपिटल वर गिवन एनकरेजमेंट, जिनमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट था, उसको ही ये एनकरेज कर रहे थे उस समय में बस। हाई रेलवे फ्रेट चार्जेस, रेलवे के जो फ्रेट चार्जेस थे, किराया भाड़ा था वो ज़्यादा था, माल ढुलाई ज़्यादा हुआ करती थी। रेलवे फ्रेट चार्जेस वर हायर फॉर लोकेशन नॉट नियर टू द पोर्ट, दिस प्रूव, यानी कि भाई चाहे नियर पोर्ट्स के नियर हो वहाँ पे भी चार्जेस इनके हाई हुआ करते थे। दिस प्रूव दैट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स मैन्युफैक्चर फॉर द इंडियन मार्केट वर मोर एक्सपेंसिव देन द गुड्स मीन्ट फॉर एक्सपोर्ट, यानी जो गुड्स बाहर भेजनी हुआ करती थी उनसे ज़्यादा तो उनका किराया लग जाता था, एक्सपेंसिव हो जाते थे चीज़ें। ठीक है, एक्सोर्बिटेंट टैरिफ्स, ये क्या थे भाई, द ब्रिटिश इम्पोज एक्सोर्बिटेंट टैरिफ्स ऑन इंडियन मेड गुड्स, इन पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह इन्होंने अप्लाई कर दिए थे, थोप दिए थे। कॉन्स्टेंटली हैरेस फॉर गेटिंग लाइसेंस, और इनको हैरेस किया जाता था कि भाई आप लाइसेंस लें। एंटरप्रेन्योर्स वर कॉन्स्टेंटली हैरेस फॉर गेटिंग लाइसेंस एंड फाइनेंस टू एस्टेब्लिश एंड रन इंडस्ट्री, इनको कहा जा रहा था कि भाई फाइनेंस आपको करना है, ये सारी काम बिजनेस आपको करना है तो आप लाइसेंस बनाइए, लाइसेंस मतलब सीधे से आपको टैक्स देना था, वहाँ पे भरना था। नो फैसिलिटीज फॉर टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के लिए कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। देयर वर ऑलमोस्ट नो फैसिलिटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन विच अलोन कुड स्ट्रेंथन इंडियन इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी कि टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके जिससे ये व्यवस्था मजबूत हो सके। नेक्स्ट, पॉलिटिकल टर्मोइल की बात करें तो पॉलिटिकल टर्मोइल एंड द एबोलिशन ऑफ प्रिंसेसली कोर्ट्स डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि पॉलिटिकल एक दुविधा में फंसा हुआ था इस समय पे जो चीजें थी हमारी। ठीक है, एंड एबोलिशन ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, प्रिंस के जो कोर्ट हुआ करते, प्रिंसाइजली कोर्ट हुआ करते, डिस्करेज किया गया उनको, ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इससे उनको भी धक्का लगा। मल्टी करेंसी सिस्टम, ये क्या था भाई, देखते हैं। प्रीवलेंस ऑफ मल्टी करेंसी सिस्टम अफेक्टेड द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड ब्लॉक द ग्रोथ, है ना, मल्टीपल करेंसी भाई, ये वाली भी चलेगी वो करेंसी भी चलेगी, है ना, तो ऐसे करके ग्रोथ इससे स्लो हुई। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की कमी थी, फैसिलिटी की सुविधाओं की कमी थी। लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी एक्टेड एज स्टम्बलिंग ब्लॉक्स इन द वे ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, भाई कोई चीज़ें समय पे कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगी तो हो सकता है उसकी डिमांड कुछ टाइम बाद कम हो जाए। तो अगर टाइमली आप चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक जाएगी या कम हो जाएगी। डिस्करेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज को डिस्करेज किया जा रहा था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट एनकरेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज को इन्होंने कभी भी एनकरेज नहीं किया, लाइक हैवी मशीनरी, आयरन, स्टील विच आर नेसेसरी फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थे। नेक्स्ट, राइट एंड नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कह रहे हैं कि भाई देखो एक नोट लिखना है आपको, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ इन इंडिया, भारत में ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। चलिए जानते हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रीज लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्राफ्ट्समैन,
इसकी वजह से भारत में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया क्राफ्ट्समैन को लेकर, आर्टिसंस ऑफ इंडिया को लेकर। दे हैड नो अदर अल्टरनेटिव, बेचारों को और कोई काम आता भी नहीं था, अल्टरनेटिव भी नहीं थी उनके पास उस समय पे, टू बिकम वर्कर्स इन बिग फैक्ट्री में वर्कर्स बनने के अलावा। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया हैज lopsided as industrial were localized in a few big city। इंडस्ट्री जो थी बेटा केवल कुछ ही शहरों तक सीमित थी, while the other parts remain semi developed, बाकी पार्ट सेमी डेवलप, आधे डेवलप्ड रह गए, अनडेवलप रह गए बेचारे। देयर वॉज नो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, कोई भी उसको बैलेंस करने के लिए रीजनल डेवलपमेंट नहीं हुए थे। हैवी इंडस्ट्रियल वर लार्जली नेग्लेक्टेड, हैवी इंडस्ट्रीज को तो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर दिया गया। इट क्रिएट इम्पेडिमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से अदर जो इंडस्ट्रीज जो उन पे डिपेंडेंट थी वो भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। प्लांटेशन इंडस्ट्रीज दैट इज इंडिगो, टी, कॉफी, इनको है ना ये हमने प्लांट की, यहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे प्लांट की। बाज होली ऑन बाय द यूरोपियंस, इनको केवल यूरोपियन पे, यूरोपियन का इनका मालिकाना हक था इन लोगों पे, है ना, ये लोगों पे, इन लोगों का केवल इंडस्ट्री में मालिकाना हक था इस टाइप की चीज़ों पे। द इंडियन वर्कर इन दी प्लांटेशन, और ये केवल ऐसे प्लांट्स में वर्कर ही थे, लेबर थे। ऑल द प्रॉफिट वेंट टू द फॉरेनर्स, ठीक है, सारा जो प्रॉफिट था वो फॉरेनर्स को जा रहा था, विदेशी लोगों को जा रहा था। एज सच देयर वाज ए ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम द कंट्री, इस तरह से देश का पैसा बाहर जाने लगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ होने लगा कंट्री से। नेक्स्ट वन, द ब्रिटिश डिड नॉट प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ बैंकिंग, लोन्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा टू द इंडियन इंडस्ट्रीज। तो ब्रिटिश लोग ये सहूलियतें नहीं प्रोवाइड कराते थे इंडियन इंडस्ट्रीज को, जैसे कि भाई लोन है, बैंकिंग, ये सारी सुविधाएं नहीं अवेलेबल थी। टेक्निकल एजुकेशन टू वाज लैकिंग, टेक्निकल एजुकेशन की तो बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन गेव राइज टू माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज, है ना, गांव छोड़कर लोग शहरों में जाने लगे थे। बिग सिटीज वेयर द इंडस्ट्रीज वर लार्जली लोकेटेड बिगेन टू बी ओवरक्राउडेड, शहर बहुत भीड़ भाड़ वाले हो चुके थे ड्यू टू एन इमेंस प्रेशर ऑन लैंड, जमीन पर लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका था। इट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स ऑफ हाउसिंग एंड सैनिटेशन इन द सिटी, जिसकी वजह से घरों की, सैनिटेशन की, साफ सफाई की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड द नेशनल मूवमेंट गिव फिलिप टू द इंडस्ट्रियल रीजनरेशन ऑफ इंडिया, यानी किस तरीके से वर्ल्ड वार फर्स्ट ने और नेशनल मूवमेंट गिव फिलिप, इन्होंने फिलअप किया एक तरह से आप कह सकते हैं, यानी कुछ कमी को दूर किया इंडस्ट्रियल रीजनरेशन ऑफ इंडिया की, जानते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, जो मेड द गवर्नमेंट रियलाइज, उनको एहसास हुआ सर क्लियरली द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंपॉर्टेंस का एहसास हुआ ऑफ इंडिया, नॉट ओनली फ्रॉम द इकोनॉमिक, ना केवल इकोनॉमिक नजरिए से, बट ऑल्सो फ्रॉम द मिलिट्री एंगल के नजरिए से भी। When it became difficult to import from England due to war, इंग्लैंड से इंपोर्ट होना लगभग बंद हो चुका था, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फोर्स टू गेट द सप्लाई फ्रॉम इंडियन मार्केट, अब उनको इंडियन मार्केट से ही सप्लाई लेनी पड़ी, ब्रिटेन से सामान चीजें आ नहीं पा रही तो इनको यहीं से सामान लेना पड़ा। दिस गेव एन इम्प्यूटस टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसकी वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में थोड़ा सा ग्रोथ आई। इस तरह से आज आपने वीडियो देखा। कमेंट बॉक्स आपका ही है माय डियर स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स पे भर भर के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, होमवर्क करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और किस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं बाय बाय।